प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, 5 रुकनी ये बेंच का फैसला था, जिस पर पहली लाइन ये लिखी थी कि ये 3-2 का फैसला है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से ये फैसला तहरीर किया गया था और हमारे सामने ये आ गया था कि 2 जजेस ने, जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब थे और जमाल खान मंदुखैल साहब थे, उन्होंने इख्तलाफी नोट लिखा है। लेकिन आज जो फैसला तफसीली फैसला सामने आया है, जिसमें मंसूर अली शाह साहब ने और जस्टिस जमाल खान मंदुखैल साहब ने जो अपना 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला दिया है, उसमें उन्होंने वाज़ेह अंदाज़ में लिखा है कि ये 3-2 का नहीं बल्कि 4-3 का फैसला था। सिर्फ यही नहीं बल्कि वो समझते हैं कि याह्या अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब जो हैं, उन्होंने खुद को चूंकि बेंच से अलग नहीं किया था और वो बेंच का हिस्सा थे, उनकी मर्जी के खिलाफ इनको बेंच से नहीं निकाला जा सका था। यही नहीं बल्कि वो समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में वन मैन शो नहीं होना चाहिए, चीफ जस्टिस के पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए जितने इस वक्त चीफ जस्टिस के पास मौजूद हैं। और वो समझते हैं कि ये वक्त आ गया है कि इन चीफ जस्टिस के इन इख्तियारात को रिविजिट किया जाए और नज़र सानी इस पर हो और तयन हो कि बेंचेस कैसे बनने हैं और मामलात और अज खुद नोटिस के हवाले से भी जो है वो उसका दायराकार तय किया जाए। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने समाअत भी की है इलेक्शन कमीशन का फैसला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जो बज़ाहिर बरक्स दिखाई देता है और एक जो है वो इलेक्शन कमीशन का एक शेड्यूल आता है, इंतखाबात की तारीख आती है और फिर वो तारीख जो है उसको मनसूख करके अक्टूबर में इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं। इस पर समाअत का आगाज़ हो गया है। इस पर भी 3 सफ़ात का तहरीरी फैसला आ गया और सुबह 11:30 बजे इसकी नोटिस हो गए हैं, तमाम इदारों को समाअत होगी। अब बहुत सारे सवालात इससे उठ रहे हैं और तासुर यह मिल रहा है कि एक फैसले में एक बेंच 2 फैसले सुना रहा है, यानी 3 जजेस एक फैसला दे रहे हैं, 2 जजेस जो हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ फैसला दे रहे हैं और ये इख्तलाफी नोट महज इख्तलाफी नोट नहीं है बल्कि वो समझते हैं कि ये 4-3 का फैसला था। तो हमारे जो आज प्रोग्राम एक्सपर्ट्स मौजूद हैं उनकी राय हम जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो कानूनी निकात उठाए हैं उसका क्या मतलब है। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में हसन रज़ा पाशा साहब मौजूद हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा पाशा साहब, खुश आमदीद। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं। अजहर साहब बहुत शुक्रिया। नवीद हयात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। नवीद साहब खुश आमदीद। और इश्तियाक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन। तमाम मेहमानों का शुक्रिया, खुश आमदीद। सबसे पहले मैं आपको ये जो फैसला आया है इसके सफ़ा नंबर 21 पे, जैसे मंसूर अली शाह और जमाल खान मंदुखैल साहब ने जो तफसीली फैसला दिया है, इसके सफ़ा नंबर 21 पे अगर पैराग्राफ आप स्क्रीन पर देख भी लें तो उसमें लिखा है कि वी बिलीव दैट आवर डिसीजन कंकरिंग विद द डिसीजन ऑफ आवर लर्नेड ब्रदर्स याह्या अफरीदी एंड अतर मिनल्ला in dismissing the present suo motu proceedings and the connected proceedings constitutional petitions had become the order of the court by a majority of 4-3, while our other 3 learned brothers held the view that their order was the order of the court by a majority of 3-2। तो ये एक बड़ा इख्तलाफ सामने आया है फैसले में। चीफ जस्टिस साहब समझते हैं कि 3-2 का फैसला था, जबकि मंसूर अली शाह साहब जमाल खान मंदुखैल समझते हैं कि ये 4-3 का फैसला था और वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिख दिया। हसन रज़ा पाशा साहब, ये 4-3 का फैसला था या 3-2 का फैसला था? देखें असद साहब, गुजारिश ये है कि आप अगर पिछला फैसला देखें तो उसके फुट नोट में जो इख्तलाफी 2 जज साहबान थे उनके फुट नोट में ये फैसला लिखा गया था कि हमसे पहले 23-2 को जो फैसला हुआ उसमें 2 जजेस मिस्टर जस्टिस अतर मिनल्ला और मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी, उन्होंने चूँकि तीनों पिटीशन डिसमिस की हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो सुओ मोटो है उसको भी उन्होंने कहा है कि ये गैर ज़रूरी है, इसको नहीं होना चाहिए, उसको भी रिजेक्ट किया है। तो इस तौर पे चूँकि वो फैसला दे चुके हैं तो हमारा भी ये है, तो ये उनके इख्तलाफी नोट को इसका हिस्सा बनाया जाए। ये वो कर चुके हैं, ये आज उन्होंने नहीं किया, ये उस फैसले में ये उन्होंने लिख दिया था कि ये उन 2 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को इस फैसले का हिस्सा बनाया जाए। अब एक चीज़ जो शायद आए ड्यूरिंग अभी बहस के दौरान कि जी नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया था लिहाजा उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। ठीक, मैं एक चीज़ सिर्फ कहता हूँ, इस आर्गूमेंट में एक वज़न है। अगर उन 2 जज साहबान ने कोई फ़ैसला ना दिया होता, ठीक, उन्होंने 23-2 को एक फ़ैसला कर दिया कि तीनों पिटीशन डिसमिस
और सुओ मोटो उनको उसको भी रिजेक्ट कर दिया। मीनिंग देयर बाय कि उन दो जज साहबान का चाहे उनको बेंच से निकाला गया या उन्होंने खुद रिक्यूज़ किया जी, ये भी अभी मिस्ट्री है। जी नहीं, उसमें मेंशन किया, मैं आता हूं उस पर। अच्छा, उस पर उन्होंने कहा कि जी उन्होंने खुद को बेंच से रिक्यूज नहीं किया और उनको उनकी मर्जी के खिलाफ बेंच से अलग किया भी नहीं जा सकता। तो मैं यही गुजारिश कर रहा हूं कि जब उन्होंने रिक्यूज नहीं किया और वो 23/2 को एक फैसला सादर कर चुके हैं, अगर वो फैसला सादर ना कर चुके होते साथ ही साथ फिर उसका पार्ट, लेकिन पाशा साहब साथ ही साथ उन्होंने जो बेंच की रिकॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर भी तो उन जजेस ने दस्तखत किए थे, तो बेंच तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। उसमें एक चीज फिर वही बात, बड़ी थिन लाइन है कि उन्होंने रिक्यूज करने से पहले या बेंच को छोड़ने से पहले एक फैसला अपना दोनों ने सुना दिया कि डिसमिस, 3 पिटीशंस डिसमिस। आप आज खुद नोटिस नहीं ले सकते, आप आज खुद नोटिस भी नहीं ले सकते। और ये जो 3 पिटीशंस हैं स्पीकर पंजाब असेंबली, स्पीकर केपीके और इस्लामाबाद, टेकअप ही नहीं हुई थी ना, ये तो आज खुद नोटिस हुआ था, उस पर समाअत हुई थी, फैसला उनका भी साथ हुआ है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उस वक्त जो सदर शुएब शहीन साहब ने की थी, ये तीनों पिटीशन उसने कैटेगोरिकली ये मेंशन किया कि डिसमिस। ठीक है। तो बाकी जो 2 जज साहबान थे, हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस जाजुल एहसन और हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी जी, उन दोनों ने रिक्यूज कर लिया था और रिक्यूज करने से पहले ना इन्होंने रिजेक्ट की थी ना इन्होंने कहा था कि ये ठीक है, वो साइलेंट थे। तो पढ़ा वही जाएगा जो ऑर्डर अनाउंस हुआ है, और वो ऑर्डर अनाउंस हुआ कि उन दोनों ने। लेकिन इसमें जो पीटीए के कुछ रहनुमाओं की इंटरप्रिटेशन थी, वो ये कह रहे थे कि अगर ये 4-3 का फैसला है तो फिर ये 4-3 का नहीं फैसला है, बल्कि ये फिर 5-4 का फैसला है। उसकी वजह यह है कि उन दोनों ने तो कहा था कि आज खुद नोटिस लें, इसका मतलब यह है कि वो समझते हैं कि आज खुद नोटिस दिया जा सकता है, तो फिर उनका ऑर्डर भी शामिल होना चाहिए। वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करने से पहले की बात थी। काइंडली अप्रिशिएट दिस पॉइंट जी। वो बेंच तश्कील करने से पहले की थी। ठीक। उनकी रिक्विजिशन पे बेंच उनके रेफरेंस पे बेंच कॉन्स्टिट्यूट हुआ। ठीक। ऑलराइट। और फिर वो बैठे, फिर उसकी प्रोसीडिंग्स हुई, जब इदारों को नोटिस इशू हुए, पाकिस्तान बार काउंसिल को भी नोटिस इशू हुआ, और उसमें फिर 23/2 आ जाती है। 23/2 को वो सारे मौजूद थे, 23/2 को 2 जजेस ने फैसला सुना दिया। ठीक है। तो उन्होंने फिर भी खामोश रहे और फिर रिक्यूज हो गए। तो मसला सिर्फ ये है कि ये इंटरप्रिटेशन फुल कोर्ट कर सकती है, ठीक है, उसी को करना चाहिए। और अभी आप समझते हैं कि इस पे फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो नुक्ता है इसमें वो एक लाइन पाशा साहब वो ये कहते हैं कि वो जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप किसी को उसकी मर्जी के बगैर बेंच से निकालते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि विच इज़ नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ एंड नॉट विद इन द पावर्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस। चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी जज को उसकी मर्जी के बगैर बेंच से निकाल सके वंस द बेंच इज मेड। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त तक जो रूल्स हैं उनके मुताबिक बेंच तश्कील करने का इख्तियार ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है और उन्होंने बेंच की तश्कील कर दी। अब अगर आप उस बेंच में से किसी को निकालना चाहते हैं तो फिर उनके पास इख्तियार नहीं है। ठीक है। हाँ, जब वो ये मौजूदा डेवलपमेंट आई और उसमें उन्होंने 2 जजेस ने रिक्यूज़ किया तो फिर मामला जो है वो उनके पास आया और उन्होंने नए बेंच की तश्कील की। ठीक है। तो अब मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था पहले भी कि ये अभी तक मिस्ट्री है कि उनको निकाला गया या वो आज खुद अपनी मर्जी से गए। ठीक है। जस्टिस जाया मिस्ट्री है या इस फैसले में तो क्लियर आ गया। ठीक है। क्लियर आ गया कि वो नहीं निकले। इससे पहले मिस्ट्री था कि वो निकाले गए या वो उनको। चलिए जी, आज़ाद साहब लाइन ड्रॉप हो गई थी, इसका जवाब देना। वो कहते हैं कि दिस इज नॉट परमिसिबल अंडर द लॉ एंड नॉट विद इन द पावर्स ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस के वो किसी जज को जो है वो उसकी मर्जी के बगैर बेंच से निकाल दें, जैसा कि याया अफरीदी साहब को और तमीम साहब को निकाला गया। अच्छा, 1947 और आज हम 2023 में बैठे हैं, 23 साल ये लगा दें और 50 वो लगा दें, अब 75 साल हिस्ट्री में ये अनोखा फैसला है। और ये फैसला नहीं है, क्यों कंफ्यूज किया जा रहा है? ये डाइसेंट नोट है। मैं फिर बताता चलूं और वो आपकी आसानी के लिए बताने लगा हूं। जो डाइसेंटिंग नोट होता तो ये सर वो कह रहे हैं 4-3 का फैसला है ये। सर मैं उनके मुताबिक तो ये डाइसेंटिंग नोट नहीं है ना। 2 मेंबर बाद में लिखने के बाद आपको ओरिजिनल ऑर्डर की तरफ आना है जो दस्तखतशुदा जारी हुआ है, जो 1 मार्च को जारी हुआ है।
पहली मार्च के 16वें पैरे में मैं पढ़ने लगा हूं आपके लिए। The three matters before the court are found maintainable and stand disposed of as above। और पांचों जजों ने दस्तखत किए हुए हैं। अब आगे चलते हैं इससे आगे, और मैं तारीखी तौर पर कुछ चीजें बताने लगा हूं। लॉन्ग स्टैंडिंग ये डिसीजन हो चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उस बेंच का हिस्सा थे जो जस्टिस काजी फायज़ का देखता था। वहां चैलेंज हुआ कि चीफ जज बेंच कौन सा बना सकता है, कौन ऐड कर सकता है, कौन माइनस कर सकता है। PLD 2 आप सामने वो फैसला मैं रखने लगा हूं। PLD मैंने आपको ये भेजा हुआ है। वैसे PLD 2002 अगर आपके सामने पड़ा हो तो बड़ी आसानी हो जाएगी समझने के लिए, और इतना आसान फैसला है यानी हम में से परेशान पता नहीं क्यों बैठे हुए हैं। ये मैं आपके सामने बताने लगा हूं। ये फैसला है जी PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 306। 5 मेंबर बेंच थे। 5 मेंबर बेंच ने कहा मास्टर ऑफ द रोस्टर चीफ जस्टिस है, आज भी है। आजाद साहब ये बात ठीक है, लेकिन ये बात सही है। इस फैसले में उन्होंने ये भी तो इशू उठाया है ना। मैं जरा ले जाता हूं इश्तियाक अहमद साहब के पास डिस्कशन को। इश्तियाक साहब, अगरचे अभी तक कानून यही है, रिवायत भी यही है कि चीफ जस्टिस के पास नोटिस लेने का इख्तियार भी है। असद साहब बात रह जाएगी सर। जी असद साहब चलिए कह दीजिए। अच्छा, मैं आपको अब 2 मेंबर बेंच जो CCP और डोगर वाला फैसला है, CP 3988 ऑफ 2022 जो 16 फरवरी का है। 16 फरवरी में जो जजेस ने हेल्ड कर दिया कि सुओ मोटो प्रोसीडिंग होनी है। अब क्या डाउट रह गया? और वही 2 जजेस मेंबर का हिस्सा है। अगर आप ये करने में लग गए हैं, और दूसरी बात है आर्टिकल 10 कहां गया? यानी 2 जजेस जिन्होंने ये फैसला दिया है, इन्होंने कहां तफसीली फैसला सुना? ये तो 9 मेंबर बेंच का जब हिस्सा थे, इन्होंने दस्तखत कर दिया और नया बेंच कॉन्स्टिट्यूट हो गया, किसी ने उस पर एतराज नहीं उठाया। फिर 5 मेंबर बेंच ने जो फैसला दे दिया, वो फाइनल जो फैसला है वो 5 मेंबर बेंच का है। भूल जाए पीछे कोई कमरे में बैठा हुआ था, कोई कमरे से बाहर था, कोई किसी ने अंदर बैठ के नोट्स एक्सचेंज कर लिए। बात बड़ी सीधी सी है। जो कोर्ट के अंदर अनाउंस हुआ, जो जजों ने दस्तखत किया, वो ऑर्डर की बात करें। ये अच्छा नहीं लगता। क्या निकला? यानी अटॉर्नी जनरल और वो वजीर कानून आगे बाहर बात करते हैं कि ऐसा हुआ। मरियम सफदर वो बात कर रही है। यानी पनामा का क्या ताल्लुक था इस सारे फैसले के अंदर? वो पनामा को मिस इंटरप्रिटेशन किया है। यानी ये उसका हम कहते हैं ऑबिटर डिक्टा, इररेलेवेंट। सिंपल सी बात है। 5 मेंबर बेंच ने अपना मैटर टेकअप सही है लिया सुबह। राइट सर। आजाद साहब मैं एक और नुक्ते पर जरा आना चाहता हूं। देखें ये जो सो मोटर लेने की पावर्स और बेंच बनाने की पावर्स हैं, इस हवाले से इस फैसले के मंसूर अली शाह साहब सफ़ा नंबर 23 पैराग्राफ नंबर 37 में लिखते हैं। वो कहते हैं इट इज़ हाई टाइम दैट वी रिविजिट द पावर ऑफ वन मैन शो enjoyed by the office of the Chief Justice of Pakistan. This court cannot be dependent on the solitary decision of one man, the Chief Justice. अब मसला ये है इश्तियाक अहमद खान साहब कि चलिए ये एक डिस्कशन जो है वो तो इनिशिएट हो जाती है, कर सकते हैं, किसी भी वक्त की जा सकती है, आज हो जाए, कल हो जाए या माजी में हो जाती, कि चीफ जस्टिस के पास इतने इख्तियारात नहीं होने चाहिए कि वो सो मोटो ले सकें, खुद से ले सकें, या बेंच को कॉन्स्टिट्यूट करने का उनके पास सबाबदीदी इख्तियार नहीं होना चाहिए। लेकिन ये डिस्कशन आज इनिशिएट हुई है ना, ये अभी आज की तारीख तक तो ये पावर चीफ जस्टिस ही के पास है, रिवायत भी है, कानून भी है, तो ये रिवायत तो ये तो चीफ जस्टिस के पास है, इसलिए आज का फैसला तो ये लॉफुल ही होगा ना। देखिए मेरी बात सुने, लॉफुल क्या है? वो 5 मेंबर बेंच का फैसला है। उस 5 मेंबर बेंच के अंदर 2 मेंबरों ने डायसेंट किया। ये उस डायसेंटिंग नोट का हिस्सा है जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने लिखा है। उनके लिखने से ना पावर्स छीनी जा सकती हैं। हाँ, इसका एक प्रोसीजर है। आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स बदल दें। 184(3) के अंदर जो सुओ मोटो पावर्स हैं, सुओ मोटो पावर्स एक्सरसाइज करते हैं, उसकी एक स्ट्रक्चर जो आप बात कर रहे हैं ना कि कुछ चेंजेस लानी हैं, तो वो पूरी सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसके ऊपर बैठ के कोई रूल्स मेकिंग कर ले। जो रूल मेकिंग कमेटी है, वो रूल मेकिंग कमेटी, हम ये पाकिस्तान बार कौंसिल में आज से 4 साल पहले भी ये बात कर चुके हैं कि 184(3) के अंदर स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए, जो पावर्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। लेकिन इस फैसले के साथ ना तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर्स को लिया जा सकता है, ना ये किसी एक मेंबर के पास इख्तियार है कि वो ये लिख दें और ये कोई डिबेट बन गई। ये डिबेट नहीं है, बेसिकली ये उनकी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपनी जजमेंट के ज़रिए दिया है। ये फैसला नहीं है, ये बेसिकली उनका डायसेंटिंग नोट है। इसको आप जिस तरह से भी कर सकते हैं।
और मैंने पहले भी ये अर्ज किया था कि ये ना कोई डिवीजन नजर आती है जैसे जजेस के अंदर। मैंने पहले भी कहा था कि जजेस अपनी जजमेंट्स के जरिए अपना डाइसेंट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है ये पूरी की पूरी एक नुक्ते के ऊपर होती है, और जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रूल्स मौजूद हैं उनके मुताबिक ही जो जजेस के इख्तियारात हैं वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मंसूर अली शाह साहब का खुद कहना बिल्कुल सही है। जिस तरह से वो कहते हैं कि हम किसी एक शख्स को ये पावर्स नहीं दे सकते, मेरी बात सुन लेना, किसी एक शख्स को ये पावर्स नहीं दे सकते। ये पावर्स उन्होंने खुद तस्लीम की हुई हैं, और तस्लीम करने के बाद कहते हैं ना कि जी ये बेंच बनाने के इख्तियारात जो हैं ये कहीं और होने चाहिए, या इसको वंस फॉर ऑल आप बना लें कि सुओ मोटो के लिए कौन सा बेंच काम करेगा। लेकिन उसके अंदर भी जजेस रिटायर होते हैं, जजेस अवेलेबल नहीं होते, तो फिर ये भी पॉसिबल नहीं है कि कोई एक बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए। ये इख्तियार ऐसे ही है जैसे रोस्टर बनाया जाता है, जो जजेस यहाँ पे मौजूद होते हैं उनका एक रोस्टर बना के उसके मुताबिक जो हैं उनको इख्तियार समाअत होता है उन केसेस के बारे में जो केसेस उनके सामने पुट किए जाते हैं, और उसके लिए रजिस्ट्रार ऑफिस मौजूद है। रजिस्ट्रार ऑफिस फिक्सेशन के हवाले से चीफ जस्टिस से गाइडेंस लेने के बाद उनको फिक्स करते हैं। ये कोई डिबेट नहीं है। हाँ, ये बात कह देना कि जी इसको 184(3) के अंदर सो मोटो पावर्स जो हैं उनको हमें स्ट्रक्चर कर लेना चाहिए, तो इसमें कौन सा अमर माने हैं, जब भी मर्जी कर लें। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स भी बनाए जा सकते हैं और उसके मुताबिक इसको किया जा सकता है, लेकिन इसका कोई कंसर्न नहीं है, उस जजमेंट के साथ इसका कोई कंसर्न नहीं है। ये इख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है, डिबेट है और ये बात हो सकती है, डिस्कशन होनी चाहिए। हाँ जी, राइट सर, मैं आपका पॉइंट आ गया सर। मैं ये हर वक्त डिस्कशन का रास्ता कभी भी नहीं बंद होने चाहिए। मलिक साहब, मामला ये है कि अगर तो ये 3-2 का फैसला है तो फिर तो मंसूर अली शाह साहब का ये डाइसेंटिंग नोट है, लेकिन अगर वो ये कहते हैं कि ये 4-3 का फैसला है तो क्या फिर भी ये डाइसेंटिंग नोट है? और दूसरा ये है कि ये जो सारी डिस्कशन है कि एक चीफ जस्टिस के पास इतनी पावर्स नहीं होनी चाहिए, ये इस फैसले के पर्सपेक्टिव में इसको आप देखते हैं, या ये एक अलग डिबेट है जो इनिशिएट की गई है? देखें सर, सबसे पहले तो ये मामला शुरू हुआ जो सो मोटे इख्तियार है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का अंडर 184(3) कि यहाँ से इशू शुरू हुआ कि मैं वो सिर्फ पढ़ देता हूँ और उसके बाद देखते हैं कि ये तमाम मामला जो हैं ये उसके तहत आते हैं या नहीं आते। 184 आर्टिकल 184(3) कहता है कि नॉट विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ द आर्टिकल 199 द सुप्रीम कोर्ट शेल if consider that a question of public importance with reference to the enforcement of any of the fundamental right conferred in the chapter 1 of part 2 is involved, have the power to make an order the nature mentioned in the said article. अब जो दोनों जजेस का जो इख्तिलाफी नोट या तफसीली फैसला आया है उसका लुबे लुबाब यही है कि आर्टिकल 184(3) के तहत ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये इख्तियार नहीं था कि वो इलेक्शन के मामलात में या इस तरह के मामलात में सो मोटो नोटिस लेते। बेसिक पहला भी जो था, जो ऑनरेबल 2 जजेस का, जस्टिस अतर बनेला साहब का और जस्टिस या अफरीदी साहब का जो फैसला था या जो नोट था वो भी इसी से रिलेटेड था, और जो ऑनरेबल जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब का और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का जो फैसला है या इख्तिलाफी नोट है वो भी, उसका भी लुबे लुबाब यही है कि वो इस चीज से इख्तिलाफ करते हैं कि इन मामलात में उलझना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा जी कि वो जी मालिक साहब, ये जो इख्तियार है कि चीफ जस्टिस का इख्तियार नहीं था, इसमें आर्गूमेंट उनका ये था कि चूंकि ये दोनों लाहौर हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट में मामला चल रहा है इसलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में नोटिस नहीं लिया जा सकता, खुद नोटिस नहीं लिया जा सकता। पॉइंट ये था जी, उन्होंने ये कहा था कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक केस में फैसला भी दे दिया है जिसकी ICA पेंडिंग है हाई कोर्ट में, और किसी भी फरीक ने आज तक आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट से जी उन्होंने, और दूसरा किसी भी फरीक ने आर्टिकल 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट से रजू नहीं किया। लिहाजा ये सो मोटो लेना जो है वो अनजस्टिफाइड है। इस मामला, ऐसे मामलात में मैं ये खुद भी ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। उससे ये देखें ना आप, जो ग्रुपिंग और ये इस तरह डिवीजन का तासर अवाम में जा रहा है, इससे सुप्रीम कोर्ट की साख खराब हो रही है।
हमें इन सियासी मामलात को सियासतदानों पे छोड़ देना चाहिए और सियासतदानों को भी चाहिए कि हमने अपने मलिक साहब, ये आप कह रहे हैं सियासी मामला है, लेकिन उस वक्त इसमें जस्टिस साहब ने फरमाया था, मैं क्लियर था कि आईन पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दी है। और आज जो 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है उसका आखिरी पैराग्राफ, बल्कि आखिरी सफ़े पर, यानी 3 सफ़ात का बेसिकली फैसला है, उस पर वो पाशा साहब लिखते हैं कि एनी फ्लॉ, डिफिशिएंसी और failing in the holding of general elections as prima facie a matter of public importance that affects the fundamental rights of the voting public। वो कहते हैं पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है और फंडामेंटल राइट्स जो है मुतासिर हो रहे हैं, इसलिए ये मामला तो चीफ जस्टिस साहब तो इस पर जो है वो बिल्कुल क्लियर हैं, आज भी उन्होंने फैसला में लिखा है। सही है, लेकिन सर अब इसमें देखें ना, यही तो बात है कि इसमें थोड़ा सा ये नजर आ रही है कि 4 जजेस जो है, देखिए मैं उनके इख्तिलाफी नोट को अगर आप एक व्यू दे रहे हैं, आप साइड पे रखें। सर मैं मलिक साहब 1 मिनट दीजिएगा, मैं आता हूं आपके पास। मलिक साहब 1 मिनट में आता हूं जी। उनको चले सेपरेटली कंसिडर कर लें। हाँ। तो इसी सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने जिन्होंने ये कहा है कि सुओ मोटो नहीं बनता और उसकी रीजनिंग दी। रीजनिंग ये थी कि पीटीआई थ्रू जनरल सेक्रेटरी उन्होंने खुद एक रिट अंडर आर्टिकल 199 फाइल की हाई कोर्ट में, और उस पे ऑनरेबल जस्टिस जवाद हसन साहब ने वो रिट अलाउ की। उस पे ईसीपी और गवर्नर पंजाब उन्होंने आईसीए फाइल की, आईसीए पेंडिंग थी, तो साथ ही पीटीआई ने कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी फाइल की हुई थी। अब इन चारों का ये कहना था कि जब एक बार अज्यूम कर चुकी है कोर्ट आर्टिकल 199 के तहत और उसको उस पे एक फैसला भी आ गया, सही, तो इसमें हम एट द मोस्ट ये कर सकते हैं कि हम कहें हाई कोर्ट को कि आप विद इन 3 डेज फैसला करें। और शॉर्ट आर्डर में भी ये लिखा हुआ था, इस आर्डर में भी ये लिखा हुआ है कि जो मामला पेंडिंग है इलेक्शन के हवाले से हाई कोर्ट के पास आईसीए में, वो विद इन 3 डेज फैसला करे। तो मीनिंग देयर बाई कि अगर अर्जेंसी ऑफ द नेचर आपने देखनी है तो इसको आपको लगे आपने जब सुओ मोटो लिया और ये पिटीशंस एंटरटेन की और फिर 1 मार्च तक का जो फैसला है वो कितने दिन लगे उसको, तो ये कर देते कि 3 दिन में वो फैसला करे, तो वही अर्जेंसी वही आ जाता और 185 के पास तहत आपके पास आ जाना था। तो ये जो टू सम एक्सटेंट ओवर डूइंग या एक जल्दबाजी में जो किया गया उसको इन्होंने चलिए उस वक्त, लेकिन ये पॉइंट बार बार एड्रेस हुआ था पाशा साहब, वो ये था कि जो है वो 90 दिन का वक्त है और उसमें से 30-35 दिन गुजर चुके हैं, तो वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। मेरा ख्याल है यही एजेंसी थी चीफ जस्टिस के पेश नज़र जिसका उन्होंने समाअत के दौरान इजहार भी किया था। बहरहाल चलिए अब तो दोबारा ये सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है। पाशा साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। बाकी मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आके देखते हैं आज जो समाअत हुई है सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी बेंच की, उसमें क्या रिमार्क्स सामने आए हैं और अली जफर साहब के आर्गूमेंट क्या थे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज जो 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर जो है वो क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से टकरा रहा है, क्या इलेक्शन कमीशन को ये इख्तियार था या नहीं था, क्या रिमार्क्स जजेस की जानिब से सामने आए हैं, चीफ जस्टिस के क्या रिमार्क्स थे और अली जफर साहब के क्या दलाइल थे, उसका खुलासा मैं आपके सामने रख देता हूं ताकि फिर हम उस पर भी डिस्कशन थोड़ी सी कर सकें। देखिए आज जो अली जफर साहब ने दलाइल देते हुए कहा कि आइन में इलेक्शन कमीशन को तारीख देने या तारीख तब्दील करने का कोई इख्तियार नहीं दिया गया है। अली जफर साहब ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले को नजरअंदाज किया, आइन 90 रोज से ज्यादा की तारीख की इजाजत नहीं देता। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने जो रिमार्क्स दिए हैं, उन्होंने सवाल किया कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद हाई कोर्ट का काम है, आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। अली जफर साहब ने कहा कि 2 सूबों के इलेक्शन का मामला एक हाई कोर्ट नहीं सुन सकती। फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जो रिमार्क्स थे, उन्होंने कहा कि क्या इलेक्शन कमीशन सदर पाकिस्तान को की दी गई तारीख को खत्म कर सकता है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं। क्या इंतखाबात की मुद्दत में तोसी हो तो निगरान हुकूमत की मुद्दत में तोसी होगी, यह भी बड़ा अहम सवाल है जो चीफ जस्टिस साहब की तरफ से उठाया गया।
फिर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की तरफ से यह भी अहम नुकता उठाया गया कि आर्टिकल 254 आइन में दी गई मुद्दत को तब्दील नहीं कर सकता। आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता। ये चीफ जस्टिस साहब के बड़े अहम रिमार्क्स थे। फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब जो हैं उन्होंने भी रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि अदालती फैसले में कम से कम ताखीर पर तारीख देने का कहा गया था। सदर मुमलिकत ने अदालती फैसला पढ़कर तारीख दी। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि वो इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं कर सकता। अब इलेक्शन कमीशन ने तारीख भी दे दी है। क्या इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ में तजाद नहीं है? फिर जस्टिस जमाल खान मंतुखैल साहब ने सवाल किया, क्या सदर मुमलिकत ने 30 अप्रैल की जो तारीख दी वो 90 रोज़ की मियाद के अंदर थी? और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तमाम 5 जजेस के दस्तखत हैं। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 फैसले हों। और चीफ जस्टिस साहब ने आखिर में जो उनके रिमार्क्स भी बड़े अहम थे, उन्होंने कहा कि आइन की तशरीह हुकूमतें बनाने और गिराने के लिए नहीं है, तमाम फरीकैन का राजी होना ज़रूरी है। तो इस पर अब अजहर सिद्दीक साहब ये फरमाइए कि ये सारे वो पॉइंट्स जो इलेक्शन कमीशन के अब तक की फैसला आने के बाद से कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन होंगे और इलेक्शन मनसूख किए जाते हैं, उसके बाद से लेकर अब तक जितने सवाल उठे, क्या उनका अहाता आज समाअत के दौरान हो गया है? और ऐसा लगता है कि यही वो सवाल हैं जिसको एड्रेस किया जाना है सुप्रीम कोर्ट में। मैं जो कि शेख रशीद साहब का वकील हूं और मैं लाहौर रजिस्ट्री में सारी प्रोसीडिंग मैंने देखी है, और मुझे सिर्फ 3-4 मिनट आपके इसलिए चाहिए होंगे जो हसन रजा पाशा साहब कह गए हैं और जो जस्टिस जमाल मंदोखेल के, सबका जवाब मेरे पास मौजूद है। मैं जो कि पहले दिन से इन्वॉल्व हूं, आपको पता है पहला फैसला होता है 10 फरवरी को। 10 फरवरी को आईजी और चीफ सेक्रेटरी पेश होते हैं और वो कहते हैं कि हम इलेक्शन कराएंगे जैसे इलेक्शन कमीशन चाहेगा। मामला है मैं इसमें तौहीन अदालत की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं दायर करती, मैं इसमें दरखास्त दायर करता हूं चूंकि फैसले पे अमल दरामद नहीं हो रहा था। इलेक्शन कमीशन कहता था कि वो पोल डे नहीं दे सकता और वो इलेक्शन कराना नहीं चाहते थे। मैंने सेक्शन 57 की एक नई दरखास्त दायर की। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाल हसन ने कहा कि फैसले पे अमल दरामद हो रहा है, मैंने वापस ले ली। फिर मैंने कंटेम्प्ट फाइल की मुनीर अहमद की तरफ से, पीटीआई का कोई ताल्लुक नहीं है इससे, उसमें नोटिस हुआ, फिर भी कुछ ना हुआ। फिर मैंने दायर की सेक्शन 57 की दरखास्त, और उस दरखास्त पे जिस दिन मैंने कहा नोटिस हुए उसी दिन सदर पाकिस्तान ने तारीख दे दी। अब पहली वाली दरखास्तों को भूल जाए फॉर द टाइमिंग। क्या सदर ने सेक्शन 57 का इख्तियार इस्तेमाल कर लिया। अब हाई कोर्ट के फैसलों की वो वक़्त नहीं रह गई है, ये एक लीगल पॉइंट है। और यही मामला और बाकायदा, और फिर जब इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई, मैं तो मौजूद था, 16 से डेट पड़ी 21 को टाइम ले लिया 21 को टाइम लिया 27 के लिए, यानी हाई कोर्ट में तो प्रोसीडिंग हो नहीं रही थी। गवर्नमेंट और ये सारे टाइम डिले कर रहे थे। फिर 1 मार्च को फैसला आ गया। 1 मार्च के बाद मैं लाहौर हाई कोर्ट के सामने गया। 2 मार्च को सेक्शन 57 वाली डिस्पोज होगी और आईसीए भी डिस्पोज होगी हुई है। और अब अगली बात ले लें, जो जस्टिस जमाल मंदोखेल आपने इम्प्लीमेंटेशन के, मैं गया इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मैं बाकायदा मैंने पहली समाअत 20 को हुई, 20 को सिंगल जैसे मामला आ गया डीबी के पास आ गया। 22 को 15 मिनट मेरी बहस हुई। अदालत ने कहा ये प्री मैच्योर है, अभी कोई इलेक्शन डिले नहीं हो रहे। वो मेरी दरखास्त डिसमिस कर दी, आईनी दरखास्त, और ठीक 6 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन पोस्टपोन कर दिए। तो मैं उसमें सीपीएलए फाइल कर रहा हूं, लेकिन हकायक ये है कि यहाँ इलेक्शन कमीशन नजूमी हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला वो लिखा है उसमें बता रहे हैं कि अपना 8 तारीख को एक इजलास हुआ, 8 की तारीख में 16 को कोई बम धमाका होता है, वो इल्हाम आ गया है। वो 8 तारीख को कैसे पता लग गया उनको, या 12 तारीख को, 16 को होना है? और ये जब 8 अक्टूबर की डेट दे रहे हैं, 8 अक्टूबर को कैसे पता है मुल्क के हालात ठीक हो जाएंगे, सारा इकोनॉमी ठीक हो जाएगी? और फिर 90 दिन का साथ जो मामला आया कोर्ट के सामने आया कि 90 दिन के अंदर आप 90 दिन का असेंबलियां रह सकती हैं, अब सॉरी 90 दिन का निगरान हुकूमत रह सकती है। अब जब आप ले गए 8 अक्टूबर को, तो ये निगरान हुकूमत कैसे ठहर सकती है? इसका तो इख्तियार खत्म हो गया। ये तो इलेक्शन कराने के लिए आए थे। और यहाँ ये मैंने सारी बातें लाहौर हाई कोर्ट में बताया, 144 लगाया, ट्रांसफर पोस्टिंग कर दी। और ये जो निगरान हुकूमत है ये इलेक्शन कमीशन मिली हुई है। इलेक्शन कमीशन अपना एक बदनीति के साथ एक अमल लेकर चल रहा है कि वो इलेक्शन नहीं कराना चाहता। तो अब इन सारे हालात में जब हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फैसले, सक्सेसिव फैसले भी आ गए, तो क्या करना है? सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई उम्मीद नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारे मटीरियल शेख रशीद की दरखास्त के अंदर मैंने रख दी है। हर बात का जवाब मौजूद है। जस्टिस सईद मंसूर अली शाह बात का जवाब भी मौजूद है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के जो एतराज़ात थे उसका जवाब भी मौजूद है। यानी बात बड़ी सीरियस है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने हैं और आइन का दरवाजा खटखटाया है, इलेक्शन कमीशन आइन से बगावत कर रहा है, तो कौन देखेगा? ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है ना।
और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही इख्तियार इस्तेमाल किया है आइन और कानून के मुताबिक, और कोई नहीं करेगा तो कौन करेगा? एक आर्गूमेंट आज़ाद साहब, जी बिल्कुल सही है, एक आर्गूमेंट दिया जाता है, वो ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन की दी गई टाइम लिमिट में कोई काम नहीं होता तो 254 कहता है कि उसके बाद भी अगर कोई चीज होगी तो वो भी आईनी ही होगी। अब इस पर जो नवीद मलिक साहब जो आज जो रिमार्क्स दिए, जो मैं पढ़ भी रहा था, उसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 254 आइन में दी गई मुद्दत को तब्दील नहीं कर सकता और आर्टिकल 254 आइन की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं देता। और जो आज फैसला उन्होंने फिर दिया है, अभी जो थोड़ी देर पहले फैसला सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर आया है, उसके सफ़ा नंबर 2 पर 2 लाइनें मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। वो कहते हैं कि इट अपीयर्स दैट द ईसीपी हैज इन द सेड ऑर्डर टेकन रिफ्यूज बिहाइंड आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 254 के पीछे ईसीपी ने ऐसा लगता है कि पनाह ली है इसको पोस्टपोन करने के लिए। तो सर ये 254 जो है वो क्या कल अब ये जो हेयरिंग होनी है उसमें यही डिसाइड होना है कि 254 जो इलेक्शन की मुद्दत है उसमें उसको बढ़ाने की इजाजत देता है या नहीं देता? देखिए, आर्टिकल 154 कहता है कि अगर आइन में कोई मुकर्ररा मुद्दत है किसी काम के करवाने की और उस मुकर्ररा मुद्दत में वो काम नहीं होता तो वो इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी अपनी इंटरप्रिटेशन है। जो भी वो सारे जो वो कर रहे हैं वो कहते हैं जी कि वो इसके पीछे कह रहे हैं कि अगर 90 दिन के अंदर हम इंतखाबात नहीं कराते तो ये गैर आइनी नहीं है या इनवैलिड नहीं हो गया 90 दिन के अंदर करवाने के लिए। ये उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है ईसीपी की। और चूंकि मामला अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें नोटिस लिया हुआ है, कल इसी पॉइंट पे ही ज्यादा बहस होनी है। लेकिन ये उनका एक आर्गूमेंट्स है, अब देखें इस पे सुप्रीम कोर्ट अपना क्या मौक़िफ़ लेती है। लेकिन जो मामला जहाँ पर चले गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक है ये कि इस तरीके से आना। आइन में एक बात तो वाज़ेह है, इस पर तो कोई इख्तलाफ नहीं है कि 90 दिन के अंदर अगर असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो फिर 60 दिन के अंदर, और अगर उसको जल्दी डिसॉल्व किया जाता है तो फिर 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं। अब वो 90 दिन के अंदर इंतखाबात ना कराने के हुकूमती जो वो रीजंस हैं वो ये हैं कि मुल्क की माशी सूरत हाल ऐसी नहीं है। यहाँ पे अभी चूंकि डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है मुल्क, और 2 असम्बलियों में अगर हम इंतखाबात करा देंगे तो फिर जब जनरल इलेक्शन होगा तो उस वक्त 2 सूबों में मुस्तकिल हुकूमतें होंगी, निगरान हुकूमतें नहीं होंगी। तो फिर उनका क्या तो वो होगा कि ये उनको मानते हैं या नहीं मानते, तो एक नया आईनी बुहरान जो है वो जन्म लेगा। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अपने आप को भी बिल्कुल गैर जानबदार रखने के लिए फुल बेंच बनाना चाहिए, और फुल बेंच बना के ये तमाम जजेस का कोई फैसला आए, जो भी अक्सरियती फैसला हो, कि इसमें इस सूरत हाल में क्या होना चाहिए, और फिर जो भी फैसला है तमाम सियासतदानों से हाथ बांध के सदा होगी कि वो उसको तस्लीम करें और उसके मुताबिक चले। क्योंकि अगर इसी तरह ये हालात रहे तो ये बड़ी खतरनाक मराहिल की तरफ जा रहा है मुल्क। तो अल्लाह ताला खैर करे। मैं तो ये समझता हूँ कि फिर हम वहां पे खड़े हैं जहाँ से कहीं हम चले थे। जी नहीं असद ये मामला नहीं है। आप कह रहे हैं कि फुल बेंच बनना चाहिए, अभी पाशा साहब ये कहते हैं कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, लेकिन इस पर इश्तियाक साहब आपकी राय क्या है कि और ये फुल बेंच जो है वो क्या आज खुद नोटिस लेकर समाअत कर रहा होगा, या जो दरखास्तें आई हैं उस पर अगर फर्ज करें फुल कोर्ट बनता है? क्योंकि अगेन वो तो डिबेट फिर है कि आज खुद नोटिस लिया जा सकता नहीं, और अब जो समाअत हो रही है ये तो आज खुद नोटिस नहीं हो रहा है, ये तो अब दरखास्त आई है उस पर समाअत हो रही है, तो अब ये डिबेट तो नहीं रही आपके ख्याल में? जी नहीं, ये डिबेट जो है उसी दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन उन्होंने 2 मेंबर बेंच के ऊपर एतराज़ उठाया था। वहाँ पे एक तरफ इनकी दरख्वास्त थी कि फुल कोर्ट बनाई जाए, और दूसरी तरफ इन्होंने 2 जजेस के ऊपर एतराज़ कर दिया था। वो फुल कोर्ट कैसे बन सकती थी? वो उनकी अपनी बात की नेगेशन हो गई थी। दूसरा जो बात कही गई है ना कि जी इलेक्शंस के लिए हालात इस वक्त साजगार नहीं हैं, तो मैं ये बता दूं कि 9 असम्बलियाँ, नेशनल असम्बली की 9 सीटों के ऊपर जो नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है 30 अप्रैल का, उस नोटिफिकेशन को इलेक्शन कमीशन ने वापस नहीं लिया। और ये वो चीज़ें होती हैं जिसके अंदर ये कहा जाता है कि ये टेंटेड विद मैलिस हैं। इलेक्शन कमीशन का ये फैसला कि हमारे पास ये फंड्स नहीं है, हमारे पास ये अफरादी कुव्वत नहीं है, मुल्क की सूरत हाल जो है वो इजाज़त नहीं देती इलेक्शंस के लिए, तो जो 9 नेशनल असम्बली के इलेक्शंस करवाने जा रहे हैं जिसका नोटिफिकेशन उन्होंने वापस नहीं लिया, वो 30 अप्रैल को ही डेट है उसकी, उस नोटिफिकेशन तो वापस नहीं लिया गया।
ये टोटली डिफाइंस टू द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है। ये वो चीज है जिससे बड़ी वाज़ेह तौर पे ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को फ्रस्ट्रेट करने के लिए दिन रात ये कोशिश कर रहे थे। अल्टीमेटली एक ज्वाइंट सेशन होता है और ज्वाइंट सेशन के अंदर कुछ चंद तकरीरें होती हैं, उसके 2 घंटे के बाद जो इलेक्शन कमीशन जो है इसको वापस ले लेता है। कौन सी ऐसी चीज नई क्रॉप अप हो चुकी थी जिसके तहत इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी डेट दी, जिसके अंदर वो लोकस पोटेंशिया का उसूल भी मौजूद है कि बहुत सारी चीजें हो चुकी थी और उनको होने के बाद मसलन नॉमिनेशन पेपर्स जमा हो गए थे, नॉमिनेशन पेपर्स के बाद स्क्रूटनी हो चुकी थी, स्क्रूटनी के बाद अब निशान अलॉट होने थे और अचानक इलेक्शन कमीशन जो है उसको वापस ले लेती है। मैं अब ये समझता हूं कि इस 5 मेंबर बेंच के सामने इस वक्त सिर्फ इतना नुक्ता है कि 5 मेंबर बेंच का जो पहले फैसला आया था उसको इन इट्स ट्रू स्पिरिट जो है वो इम्प्लीमेंट होना है या नहीं होना है। ये जितनी बातें की जा रही हैं 254 की जा रही हैं, ये वो डिबेट है जो पहले जब जजमेंट आई थी 5 मेंबर बेंच उसके अंदर ये सारे मारूजी हालात डिस्कस हो चुके थे, उस वक्त ये सारे आर्गुमेंट्स दिए जा चुके थे। अब तो सिर्फ इतना है कि उस ऑर्डर को इन इट्स ट्रू लेटर एंड स्पिरिट इंप्लीमेंट किया जाना है और उसके अंदर गवर्नमेंट जो है वो अपनी तौजीहात पेश करेंगी और उसके अंदर मैं बड़ा वाज़ेह तौर पे बता देना चाहता हूं कि शहजाद अता लाही साहब को जब वो इंटरव्यू दिया गया था कि वो 4 और 3 वाली जो बात थी, जैसे आज ये डिबेट चल रही है, ये उसी दिन किल हो चुका था जिस दिन उन्होंने ये बात कही थी कि 4 मेंबर, वो एक हेड नोट नीचे डायसेंटिंग नोट के अंदर एक हेड नोट नीचे छोटा सा दिया गया था कि 2 लोग रिक्यूज कर चुके हैं, तो जो 3 लोग बिल्कुल ठीक है सर, जो 2 लोग ऑलरेडी इसके लिए सुओ मोटो लेने के लिए कह चुके थे, तो फिर उनका कहां फैसला चला गया? वो रिक्यूज कर चुके और वो जो है वो बेंच में मौजूद बिल्कुल सही है सर। ये पॉइंट वो डिबेट है तफसील से बात करनी है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा, चूंकि इस वक्त कुछ जी पॉलिटिक्स टॉक्स भी हो रही हैं, सियासतदानों की स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं और जो माहौल को और कशीदा बना रही हैं इसी सारे इलेक्शन के माहौल में, उसके कानूनी पहलुओं पर भी हम बात करते हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं, जो ख्वाजा साद रफ़ीक कह रहे हैं, फवाद चौधरी कह रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ज़रा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। सबसे पहले तो सुनिए जरा ख्वाजा साद रफ़ीक साहब क्या कह रहे हैं और किस तरह से वो समझते हैं कि नहीं ये इलेक्शन इस तरह नहीं हो सकता। सुनिए। सूबाई असेंबली बच्चों का खिलौना है। एक आदमी ने कहा असेंबली तोड़ दो, असेंबली टूट गई। किसी ने वजह बताई, किसी ने वजह पूछी, कोई सुओ मोटो हुआ उसके ऊपर? कुछ भी नहीं। एक आदमी ने हुक्म दिया, 2 वज़ीर आला जमीन पे लेट गए, जमीन चाटने लगे, उन्होंने तोड़ दी असेंबली। सूबों के अवाम के मैंडेट से खिलवाड़ किया आपने। अब आप चाहते हैं जो आप कहेंगे वही होगा, जो आप कहेंगे वो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि आप फाशिस्ट हैं। मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं। आप आइन शिकन है, आपने एक बार आइन तोड़ा, आज आपको आइन याद आ गया, आज पेट में मरोड़ उठने शुरू हो गए हैं। एक झूठी मकबूलियत का एक वो नैरेटिव बनाया गया है। बेवकूफ लोग हैं जिन्होंने इसको अपना लीडर मान लिया है और ये कल्ट फॉलोइंग है और पाकिस्तान को कल्ट फॉलोइंग के हवाले नहीं होने देंगे हम। अच्छा आज़ाद साहब, एक तो ये बताएं कि ये इलेक्शन होंगे, अब साद रफ़ीक साहब ने कहा कि जो आप कह रहे हैं वो नहीं होगा, नहीं होने देंगे, तो अब ये लीगल डिबेट है क्योंकि मैटर सब जुडिस भी है, या ये एक पॉलिटिकल डिबेट है? ये कैसे होगा कि अगर अदालत ये कहती है कि जी आप 90 दिन में इलेक्शंस कराएं या बेयर मिनिमम टाइम में कराएं और सियासी ताकतें कहते हैं नहीं होने देंगे, तो ये एक लीगल डिबेट है, पॉलिटिकल डिबेट है? अब बहुत शुक्रिया असद सर। एक बात 254 के हवाले से मैं करता जाऊं जो कि कोर्ट की प्रोसीडिंग में मौजूद था। 254 ये पोस्ट फैक्टो की बात करता है और ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ही नहीं, ये कोर्टें देखती है। जैसे कोर्ट ने पिछली दफा जब देखा तो थोड़ा सा मिनिमम यानी बेस्ट पॉसिबल टाइम दे दिया, तो ये कोर्टों ने फैसला करना है। अब तो चूंकि डिफाइंस हो चुकी है इस इलेक्शन कमीशन का, तो इख्तियार ही कोई नहीं है, नलिटी। अब आ जाए अगली बात की तरफ। मुझे दुख हुआ साद रफ़ीक की बातें सुन के। ऐसे पार्लियामेंटेरियन होंगे, अल्लाह ही हाफ़िज़ है इनका। अगर ये असेंबलियां वक्त से पहले डिसॉल्व हुई थी, भाई आइन में तब्दीली कर देते। क्या आपने आइन में इजाजत नहीं दी है? लिखा हुआ है आइन के अंदर, और कहां लिखा है कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होने हैं? बिल्कुल, ये मैं चैलेंज करता हूं इस हवाले से। और ये बार बार झूठ बोलते हैं, यानी आपने
आपने 90 दिन का क्यों लिखा है? 90 दिन का इसलिए लिखा है कि असेंबलियां पहले तलीन हो तो इलेक्शन पहले होंगे, इसका मतलब है आइन के मुताबिक हो रहा है। और दूसरी बात है, अगर आपको बहुत गुस्सा था, बहुत दर्द थी, मंडोर उठ रहे थे, तो चैलेंज करते इसको। क्यों नहीं चैलेंज किया आप लोगों ने? अब जब चैलेंज ही नहीं किया, बात खत्म होगी। यानी आपको गुंडागर्दी से बैठकर सारे निजाम को चलाएंगे, इससे आगे चलते हैं। यानी बड़ी एक ड्रामा करने की कोशिश की सेक्शन 69 को सामने रखते हुए। सिंगल पोल, अब सिंगल पोल एक असेंबली का है। जब आप डेफिनेशन में पढ़ते हैं, असेंबली मीन नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। और ये जो कहना कि जनाब वफाक में क्या है, सूबों में क्या है, ये कभी भी आइन को नहीं पता था कि वफाक और सूबे में ऐसे हालात होंगे। तो और अभी क्या हो रहा है? अभी आप देख तो रहे हैं कि जिस तरह इलेक्शन कमीशन पपेट बना हुआ है और चीजों को जिस तरफ लेकर चल रहा है, ये इजाजत नहीं जा सकती। हमें आईने पाकिस्तान 1973 का नफाज करना है और सारी आईनी बातें हैं, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है। अब असेंबली पहले टूटी या नहीं टूटी, ये पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुका है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। अब कराने हैं इलेक्शन। आप कह रहे हैं पॉलिटिकल डिबेट है सर, लेकिन आप कह रहे हैं लीगल डिबेट है। जी सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो इस मामले को बहुत संजीदा ले रहे हैं। वो कहते हैं कि जी दोनों में से किसी एक का वजूद बरकरार रहेगा। नवीद मलिक साहब, बात जमहूरी और गैर जमहूरी और उसूली और बेउसूली की बात से आगे निकल गई है, राना साहब मानते हैं, और वो समझते हैं कि अब जो है वो या हम रहेंगे या वो रहेंगे। क्या कोई इसके फवाद चौधरी साहब चाहते हैं कि इस पर जो है वो लीगल एक्शन लिया जाए? आप समझते हैं कि इस स्टेटमेंट पे कोई लीगल एक्शन बनता है? देखें, ऐसे बयानात मैं समझता हूँ बड़े ख़तरनाक हालात की अक्कासी करते हैं। कोई भी बयान दे, चाहे किसी भी सियासी पार्टी का आदमी हो, चाहे पीटीआई की तरफ से आए या नून लीग की तरफ से आए या पीपल्स पार्टी की तरफ से आए, ये जो इस तरह के बयानात हैं, मैं कहता हूँ कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए। सियासत में हमेशा जगह होती है और सियासत अब एक हद तक करनी चाहिए। सियासत में उस हद तक नहीं जाना चाहिए जहाँ से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं, वहाँ तक नहीं जाना चाहिए। आपस में इख्तलाफ भी होता है, आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं, आपस में झगड़े भी होते हैं, लेकिन ये हम पाकिस्तान की कॉस्ट पे नहीं कर सकते। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, सियासतदान है, फिर आइन भी है, फिर इलेक्शन भी है, फिर सेनेट भी है, फिर कौमी असम्बली भी है। लेकिन अगर पाकिस्तान नहीं रहेगा तो फिर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह के स्टेटमेंट्स किसी को भी नहीं देने चाहिए कि अनारकी फैली हुई है और मामला इस हद तक चले गए हैं। पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पे नहीं जाने चाहिए कभी भी। जी जी बिल्कुल ठीक है। और आखिर में मैं इश्तियाक साहब आपके सामने फवाद चौधरी साहब का एक बयान रखना चाहता हूं, जिसमें शहबाज शरीफ को बुलाए अदालत और पूछे कि आपने ये इलेक्शन के मामले में फैसिलिटेट क्यों नहीं किया। जरा पहले सुन लें फवाद चौधरी साहब को। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि सीधा शहबाज शरीफ साहब को बुला के पूछें आपने इलेक्शन कराने हैं या आपने नामजदगी के ऊपर ही चलना है। इस वक्त तो सारी नामजदगियों पे हुकूमत चल रही है। पाकिस्तान में अगर अदलिया के अहकामात को इस तरह से रद्दी की टोकरी में उठा के फेंक देना है, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने किया है और जिस तरह से इस वक्त पीडीएम की हुकूमत ने किया है, फिर तो पाकिस्तान में कोई आइन कानून है ही नहीं है। चीफ जस्टिस साहब अपने तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि एक माहौल अच्छा हो और उसमें इलेक्शन हो सके, लेकिन देखें जहां पे आपका इंटीरियर मिनिस्टर आके कह रहा है कि जी हमें इमरान खान जो है उसके होते हुए या वो रहेगा या हम रहेंगे। इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का कत्ल की धमकियां दे रहा है, वहां क्या माहौल ठीक होना है? अच्छा इश्तियाक साहब, आप इसमें फैसला तो लिया है इलेक्शन कमीशन ने और इदारों की मुशावरत से लिया है, तो क्या शहबाज शरीफ भी किसी तरह लायबल बनते हैं? क्योंकि फवाद चौधरी चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट शहबाज शरीफ को बुला के पूछे कि क्यों उन्होंने सपोर्ट फैसिलिटेट नहीं किया, तो शहबाज शरीफ क्या लायबल हैं इसमें? सच पूछें तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान इस वक्त शहबाज शरीफ हैं। शहबाज शरीफ के अंडर सारी मिनिस्ट्रीज काम करती हैं, कैबिनेट उनके साथ काम करती है, कैबिनेट की सारी आरा उनके सामने आती हैं। अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है। इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती के लिए उन्होंने अपना रोल प्ले करना है। और अगर उनके नीचे बैठे हुए मिनिस्टर जैसे ख्वाजा साद रफीक साहब ने, हमारे भाई हैं, और राना सनाउल्लाह साहब ने जिस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल की है, तो वो ये अनारकी फैलाने वाली बातें हैं। इससे मुल्क जो है वो कमज़ोर होगा, रियासत कमज़ोर होगी। और वो तो कहते हैं कि क्या जमहूरी है, क्या गैर जमहूरी है, क्या आइनी है, क्या गैर आइनी है। हम वो कदम उठाने को तैयार हैं जिससे सिर्फ हम बच सकते हों। ये चीज़ें सियासतदानों को ज़ेब नहीं देते। जैसे अभी मेरे भाई नवीद ने कहा कि वन शुड नॉट गो बियॉन्ड नो रिटर्न, ठीक है ना। ये हर वक्त
इसमें मैं कारिया साहब की स्टेटमेंट को अप्रिशिएट करता हूं, जिन्होंने कहा कि इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो ठीक नहीं है और कोई नहीं देनी चाहिए, इनएविटेबल नहीं है किसी चीज के लिए, तो ऐसी स्टेटमेंट से अवॉइड करना चाहिए और अवॉइड करेंगे। सही है, आइन और कानून के दायरे में रहना चाहिए और आइन और कानून का मुकद्दम रखना चाहिए। मेरे पास इश्ताक अहमद साहब बहुत शुक्रिया, नवीद हयात मलिक साहब आपका भी, आज़ाद सिद्दीक साहब आपका भी शिरकत करने का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।